Good morning, friends. I'm Mahendra Dollar, and here we study about the standard ninth, chapter number 4, Monumental Reforms. Last we study about the freedom fighter in फॉरेन में कौन से फ्रीडम फाइटर थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थे, कौन क्रांतिकारी थे, उसके बारे में फॉरेन कंट्री में हमने पढ़ा, जैसे कि वीर सावरकर, मदन लाल टिंगरा, सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा. एंड वो इज़ द फर्स्ट टाइम फ्लैग इंडियन फ्लैग अनफ्लोड इन फॉरेन कंट्री. किसने किया था अनफ्लोड, मतलब किसने फर्स्ट टाइम हमारा इंडियन फ्लैग को बाहर फॉरेन कंट्री में लहराया था? किसने? मैडम भिखाईजी कामा. ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. हु इज़ द मोर्ले एंड हु इज़ द मिंटो, और उसके रिफॉर्म क्या थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे दिस चैप्टर में. तो लेट्स स्टार्ट. मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909. The English adopted the policy of divide and rule to create the enmity between Hindus and Muslims in 1906. अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसने अप्लाई किया? लॉर्ड कर्जन ने. और क्या लॉर्ड कर्जन की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो क्या थी? हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट देना, उसको अलग कर देना. अलग करने से क्या होगा? डिवाइड एंड रूल. आपको पता ही है, हमें छोटे थे तब से वो स्टिक देते हैं, वुडन स्टिक देते हैं. एक स्टिक देते तो हम तोड़ देते हैं, बहुत सारी स्टिक का बंडल ऑफ स्टिक देते और फिर हमें उसको बेंड नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते. दैट्स अ रूल इज अप्लाई इन डिवाइड एंड रूल, कि डिवाइड कर दो फिर उसके ऊपर राज करो, मतलब अलग करो, राज करो. और हिंदू मुस्लिम साथ में हो गए तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएगा. अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे तो बेनिफिट किसका होगा? ब्रिटिश का. दैट्स अ रूल अप्लाई इन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी created by Lord Curzon and applied by Morley Minto in 1909. Under the leadership of Aga Khan, Muslim delegation met Viceroy Minto, and Morley was the Indian Wazir at that time. कि मिंटो कौन थे? वाइसरॉय थे इंडिया के. और मोर्ले कौन थे? वजीर थे. कहाँ के? एट दैट टाइम ऑफ इंडिया. इंडियन वजीर, वजीर के जो आज की डेट पे जो प्रेसिडेंट माने जाते हैं, और वाइसरॉय, वाइसरॉय मतलब कि आज की डेट पे जो प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं वो. दिस रिफॉर्म आर नॉन एज अ मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. और यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो रिफॉर्म्स थे वो लाने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन. अप्लाई किसने किया? लॉर्ड कर्जन. लेकिन 1909 में अप्लाई करने वाले, एनेक्टेड करने वाले कौन है? मोर्ले मिंटो. एडॉप्ट करने वाले. नाउ अब हो रही है गांधी जी, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की एंट्री. अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया इन 1915 सेंचुरी. आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई गांधी जी की एंट्री कौन से ईयर में हुई थी, तो आएगा ईयर कौन सा? 1915. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विद द सत्याग्रह. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग समझते हैं कि रेसिज्म वो क्या है. रेस मीन्स जाति, काले गोरे का जो भेद होता है, डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं रंग भेद. और रेसिज्म मीन्स एक जातिवाद, एक जाति से भी वो बढ़कर होता है, कि मतलब एक फेस से रिलेटेड, कि भाई एक काला है तो उसको साइड में करो, एक गोरा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दो, उसको सपोर्ट करो. दिस इज़ अ रेसिज्म. कि एक बोलते हैं तो एक मतलब एक प्रकार का जाति, एक जाति क्रिएट कर दे कि भाई ये तो सब अस्पृश्य है, ये सब अनटचेबिलिटी है, ये सबको हमें बुलाना नहीं है. उस टाइप की जो रेसिज्म एक्टिविटी चल रही थी उसके अगेंस्ट फाइट किया. और विथ सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स, हैव यू नो दैट? सत्याग्रह, सत्य का आग्रह. आग्रह मीन्स इंसिस्ट एंड सत्य मीन्स ट्रूथ, कि ट्रूथ के साथ अड़े रहना, दैट मीन्स सत्याग्रह. और गांधी जी के लिए तो वो पहले से ही एक वेपन थे. इस पॉलिटिकल मेंटर, गुरु, मेंटर मीन्स गुरु, एंड पॉलिटिकली गुरु कौन थे उसके? गोपाल कृष्ण गोखले. एंड स्पिरिचुअल मेंटर वॉज श्रीमद राजचंद्र वॉज द फॉर्म हु गॉट इंस्पिरेशन. तो आपको दो क्वेश्चन इनमें से बेनिफिटली मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी पॉलिटिकल मेंटर, एंड सेकंड वाज अ स्पिरिचुअल मेंटर. मतलब उसके आध्यात्मिक गुरु कौन थे?
राजकीय गुरु कौन थे? तो राजकीय गुरु में आएंगे गोपाल कृष्ण गोखले एंड आध्यात्मिक गुरु में आएंगे कौन? श्रीमज राजचंद्र। और उससे वो मैक्सिममली इंस्पायर हुए थे। गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडियंस, कि ओवरऑल पूरा का पूरा इंडिया पहले ट्रैवल करने के लिए सजेस्ट किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को पहले सजेस्ट किया कि गांधी जी आप पहले के पूरा का पूरा इंडिया ट्रैवल करो, तो आपको रियलिटी जो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे जो रियलिटी है वो आपको फील होगी, आपको पता चले। देन आफ्टर यू विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ही कंसिडर exploitation as the root of poverty in India and made plans to abolish British rule in India। कि उसने he consider exploitation, कि उसने देखा exploitation means शोषण होना, लूटना, लूट हड़प, कि उसने देखा कि हमारे जो गरीब, द रूट ऑफ पॉवर्टी, कि हमारे जो गरीबी है वही रूट है। रूट मीन्स के मूल, हमारे इंडिया के मूल में कौन सी है? गरीबी। और गरीबी को वो क्यों है? क्योंकि ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो लूट रहे हैं हमें, तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो पॉवर्टी तो कंटिन्यू ही रहेगी। और उसकी वजह से उसने सोचा कि मैड प्लान्स टू एबोलिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसने सोचा कि ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए पहले उसका जो प्लान है उसको एबोलिश मतलब ख़त्म करना पड़ेगा, तो ब्रिटिश रूल हटेगा। नाउ वी स्टडी रॉलेट एक्ट, और उसका दूसरा नाम है ब्लैक एक्ट। क्या? ब्लैक एक्ट मतलब कालो कायदो, क्योंकि था ही ऐसा, रॉलेट एक्ट था ही ऐसा। क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट। The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of the Rowlatt and the Minister of Law। जितने भी एक्ट बनते हैं ना बेटा, वो सब एक्ट क्या होते हैं कि जो अप्लाई करते हैं, एनेक्टेड करते हैं, जो मतलब उसके ऊपर एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं, उसके नाम से ही बनते हैं। जैसे कि हमने आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा एनेक्सेशन पॉलिसी डेलहाउसी की, तो डेलहाउसी की एनेक्सेशन पॉलिसी, सेम थिंग। रॉलेट एक चेयरमैन था मिनिस्टर ऑफ लॉ का, और उसने ही ये लॉ अप्लाई किया किसके ऊपर? इंडिया में इंडियन सिटीजन के ऊपर, इसीलिए उसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड विद द पर्पज ऑफ सप्रेसिंग रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट। कि एग्जैक्टली उन लोगों ने ऐसा बोला कि ये जो एक्ट है उसको फ्रेम करना, उसके बनाना, वो पर्पस मतलब इंटेंस, उसका ध्येय क्या था? सप्रेसिंग मतलब दबाना, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, एंड नेशनलिस्ट मतलब देशभक्ति की जो जितने भी एक्टिविटी चल रही है उसको दबाने के लिए ये लॉ हमने बनाया है। दिस एक्ट, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से कट हो गया, लेकिन वी आर द रिज्यूम इन द नेक्स्ट रिसेंटली टॉपिक्स, कि जो दबा के सप्रेसिंग करके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो चला रहे उसको दबाने के लिए ये लॉ फ्रेम किया गया। दिस एक्ट केम टू बी नॉन एज अ ब्लैक एक्ट, और इसके लिए इसका नाम दिया गया ब्लैक एक्ट, कालो कायदो, बिकॉज इट वॉज मेन टू सप्रेस द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब हमारे जो रिवोल्यूशनरी थे, हमारे जो नेशनलिस्ट थे, वो कोई बॉडी फिजिकली हार्म तो नहीं कर रहे थे किसी को, मतलब किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे थे, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे थे, वो किसी को क्या मार रहे थे, शूट कर रहे थे? नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहे थे, उसका जो लॉ के अगेंस्ट है, जो ब्रिटिश के जितने भी अत्याचार है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा रहे थे। दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, कि मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, मेरे को सोचने का अधिकार नहीं है। और यही रॉलेट एक्ट की सबसे बड़ी गलती थी कि उसमें उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट को सप्रेशन किया, उसको दबाना चाहा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड। और इसमें जिसके ऊपर भी डाउट लगे, सस्पिशियस दैट मीन्स डाउट क्रिएट हो, शंका हो, उसको तुरंत ही अरेस्ट करके जेल कर दिया। तो ब्रिटिशर्स को पूरा का पूरा फ्रीडम मिल गया ना। वो तो ऐसे ही बोले कि मुझे इसके ऊपर डाउट लगा, मैंने जेल में डाल दिया। ये कोई कहाँ का राज है भाई? इतने कहाँ से आप आ गए? हमारे देश में ही हमें हमारे
थॉट, हमारे जो सोच है, हमारे बोलने पे अधिकार पे भी तो आप ऐसा लगा सकते हो। विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम, और उसके ऊपर कोई भी मतलब जेल करना, वो भी कैसे कि उसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी, पूछपरछ नहीं होगी, डायरेक्टली उसको जेल में डाला जाए। दैट्स वाई गांधी जी कॉल्ड इज ब्लैक एक्ट, और यही रीजन था ब्लैक एक्ट बोलने का। तो आपका क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्रेड ये होगा कि ब्लैक एक्ट क्यों बोला गया, उसको ब्लैक एक्ट क्यों बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू कंसिडर इट एज अ स्नेचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी। और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उसने तो वहाँ तक बोला कि ये तो हड़प है, चिलझड़प है कि इसने तो हमारा जो आर्ग्यू करने का, जो अपील करने का, जो एडवोकेसी करने का मतलब दलील करने का जो अधिकार था वही छीन लिया। स्नैचिंग मतलब छीन लेना, वही अधिकार छीन लिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट। इमेंस मतलब अनलिमिटेड पावर, उसके पास पूरा का पूरा पावर आ गया था। अब आप ही सोचो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे लगा मुझे तेरे पे डाउट है, मैं तेरे को जेल में कर दूंगा, मुझे तेरे पे डाउट है, तू जेल में। ये कहाँ का राज है, क्या रूल है, ये कोई रूल है? ये तो कंप्लीटली डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटर मतलब अपनी तानाशाही, जैसे वो हिटलर था, जिसको भी शूट कर दो, मिला नहीं पसंद आया, उसका फेस नहीं पसंद आया, शूट इट। Under this act to suppress any kind of opposition, so leader and people at large express their oppositions, meeting, rallies, shows, strikes were organized against it। और अब तो कोई सहन करेगा नहीं, इसको तो कौन सस्टेन करेगा, इसको तो सब ने उसके खिलाफ हो गए और सब ने रैलीज निकाली, मीटिंग्स किया, स्ट्राइक क्रिएट कर दी। गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड दिल्ली, और उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने तो गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर कीचलू वर अरेस्टेड इन पंजाब एंड द एजिटेशंस बिकेम अ सीवियर। और उसमें पंजाब के दो फेमस रिवोल्यूशनरी थे, एकदम फ्रीडम फाइटर थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू, उनको पंजाब में अरेस्ट किया। और अब तो पूरा का पूरा एजिटेशन बिकेम अ सीवियर, मतलब ये जो प्रॉब्लम था वो तो एकदम अनलिमिट हो गया, मतलब अनसस्टेनेबल हो गया। अब तो ये इसको कुछ भी करके इसको हटाना और हटाना ही था। द गवर्नमेंट वेहीमेंटली ट्राइड टू सप्रेस ऑल ऑपोजिशन, और उस साइड पे गवर्नमेंट जो मतलब ब्रिटिशर्स थे वो इसको दबाना चाहते थे। इस साइड पे हम आगे चल रहे थे, हम उसके खिलाफ थे, हम उसके लड़ाई में फाइट दे रहे थे, और इस साइड पे गवर्नमेंट हमें दबाना चाहती थी। और इसका रिएक्शन क्या था? जलियांवाला बाग मैस्कर, याद होगा आपको जलियांवाला बाग मैस्कर क्या था? जिस पूरा का पूरा एक एरिया में कवर कर दिया, एक ग्राउंड में कवर करके सबको शूट कर दिया, कहीं जाने का भागने का कोई रास्ता नहीं था और शूट कर दिया। जलियांवाला मैस्कर हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। नाउ जय हिंद, जय भारत एंड स्टैंड कंटिन्यू विद डॉलर महेंद्र।